हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम का दौर है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है आपको तैयारी, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ सकें। ओके, उसी क्रम में हम हमारे सिलेबस को रेगुलर आगे कंप्लीट करते जा रहे हैं और मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकें, रेगुलर आगे बढ़ाते रहें और अपना जो एग्जाम का सिलेक्शन का चांसेस है उसको 100% बना सकें। ठीक है, हमने देखिए इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी मुद्रा के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारे आज का जो टॉपिक है बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। हमने मुद्रा के बारे में बात की थी और आपको बताया भी था कि मुद्रा क्या होती है, और आप रोज मुद्रा यूज करते हैं, आपसे बढ़िया कौन जानता होगा मुद्रा के बारे में। ठीक है, फिर भी हमने इसकी जो हम कहें विचारधाराएं थी उसका हमने उल्लेख किया था और आज उसी क्रम में हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो देखिएगा मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी या फंक्शन ऑफ करेंसी। देखिएगा क्या होते हैं। देखो यहाँ हम मुद्रा के जो कार्य होते हैं उनको 3 भागों में बांट देते हैं, यानी मुद्रा के जो कार्य हैं उनको बेसिक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। हम कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टिजेंट फंक्शन। ओके, इस तरीके से हम इनकी हिंदी कहें तो ये हो जाती है प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य। यहाँ ये मुद्रा के कुछ कार्य हैं जिनको 3 भागों में हमारे द्वारा बांटा गया है। अब ये जो प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन होते हैं, उनको देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं प्राइमरी। ये जो प्राइमरी कार्य है ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कार्य हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के सबसे इंपोर्टेंट कार्य माने जाते हैं, यानी प्राथमिक कार्य हैं ये। मुद्रा को ये कार्य तो करने ही करने होंगे। देखिएगा क्या होते हैं प्राइमरी कार्यों में। जो पहला कार्य होता है वो है विनिमय का माध्यम, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज सुनिएगा, देखो मान लीजिए आप मार्केट में वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, आप वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुएं बेचते भी हैं, तो हम कह सकते हैं विनिमय। वस्तु को खरीदना हम कह सकते हैं बेचना, सेल और बाई। ये जो खरीदने और बेचने का कार्य होता है, हम कह सकते हैं खरीदने और बेचने का जो कार्य होता है ये क्या होता है, विनिमय। यानी वस्तु लेना और देने का जो कार्य है ये क्या है, विनिमय। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से वस्तु लेना और किसी को देना, ये विनिमय कहलाता है। पहले के जमाने की हम बात करें, यानी बहुत पहले समय की हम बात करें, तो उस समय वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती थी, इसे हम कह देते थे वस्तु विनिमय। लेकिन अब वो जमाना जा चुका है, समय बहुत बदल चुका है। अब हम वस्तु के बदले वस्तु देते हैं तो कोई लेने वाला तैयार हो तो हो, वरना नहीं हो। अब क्या हो गया, जब मुद्रा आ गई है, मुद्रा का विकास हो गया है, तो हम विनिमय के माध्यम के रूप में, यानी एक मीडियम के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, मनी का। ओके, मनी। आजकल वस्तु खरीदने और बेचने के लिए जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो क्या है, मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुद्रा का जो प्राइमरी फंक्शन है, वो पहला जो फंक्शन है मुद्रा का, वो क्या है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कह सकते हैं विनिमय का माध्यम। समझ में आ रहा है कि आप वस्तु खरीदते हैं और वस्तु बेचते भी हैं, मार्केट जाते हैं, आप खरीदारी करते हैं, तो वस्तु खरीदने के बदले आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं, और इसको कोई लेने से मना भी नहीं करता, क्योंकि वर्तमान में विनिमय का जो माध्यम है वो क्या है, मुद्रा है, मनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य है, हम कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन में नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा है, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक, एज ए एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि आप एक मार्केट में बुक लेने गए। ठीक है, बुक लेने गए, अब इस बुक की प्राइस किसमें मापी जाए, ये बुक कितने की है, ऐसा मापन किसमें किया जाए, हम ये कह सकते हैं मूल्य के माप का जो कार्य किया जाता है वो किसमें किया जाता है, बड़ा सिंपल है, मनी में किया जाता है। यानी वस्तु कितने की है, वस्तु का मूल्य कैसे लगाया जाए, वस्तु के मूल्य का माप कैसे किया जाए कि ये वस्तु कितने रुपए की है, तो ये सारा का सारा मापन का कार्य किया जाता है मनी की सहायता से, मुद्रा की सहायता से। सिंपल चीजें हैं ये। अब हम बात करें द्वितीय कार्य, जिन्हें आप सेकेंडरी कार्य भी कह सकते हैं। ओके, सेकेंडरी फंक्शन, ये जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं इन्हें हम सहायक कार्य भी बोल सकते हैं। सहायक, बड़ा सिंपल चीज है, सहायक।
आप इन्हें गौण भी कह सकते हैं, छुपे हुए कार्य, गौण। सहायक कार्य कह दीजिए, गौण कार्य कह दीजिए, या फिर सेकेंडरी फंक्शन कह दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं द्वितीयक कार्य। ये जो द्वितीय कार्य होते हैं ये प्राइमरी फंक्शन से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा कम महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए कैसे, मूल्य का संचय या संग्रह। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, वो जैसे मैं ये कहूं दूध जो है, मिल्क जो होता है, आपके पास मिल्क है, आप मिल्क को कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? एक सीमित अवधि तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है इसे, ज्यादा लंबी अवधि तक इसे स्टोर करके हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो मिल्क है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस मिल्क के मूल्य का स्टोर करना है, हमें इस मिल्क के कहीं पैसे का संचय करना है, संग्रह करना है, तो हम क्या करते हैं, इस मिल्क को हम सेल करते हैं, सेल कर देते हैं, और इस मिल्क की वजह से जो पेमेंट हमारे पास आ रहा है, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, यानी पेमेंट जो हमारे पास आ रहा है, जो मनी आ रही है, हम इस मनी का क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यानी देखो हमारे पास जो मूल्य आया, इस मूल्य का हमने स्टोर कर लिया, इस मूल्य का हमने संचय कर लिया। कहने का मतलब यही है कि कुछ वस्तुएं लंबे समय तक संचय नहीं करके रखी जा सकती, परंतु इन वस्तुओं को आप मार्केट में बेच सकते हैं, और बेचकर जो पैसा प्राप्त करते हैं, इस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, संचय या स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा का सहायक कार्य है, दूसरा कार्य है। तीसरे हम कार्य की बात करें, हम कहें जो द्वितीय कार्य है, उनमें सेकंड जो फंक्शन है वो कौन सा है, विलंब भुगतान का आधार। समझने का प्रयास कीजिएगा, विलंब भुगतान, विलंब का मतलब होता है लेट, यानी आप मान लीजिए भुगतान करने में लेट हो गए, तो उस लेट का आधार क्या हो, आपको अगर आपने किसी, हम कहें जो फीस है, जुर्माने हैं, उनका सही समय पे भुगतान नहीं किया, तो हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ अतिरिक्त पैसा उस भुगतान के साथ में चुकाना होता है, और वो क्या होती है, हम कह सकते हैं जुर्माना होता है, जुर्माना, या फिर हम कह सकते हैं लेट फीस, आप कह सकते हैं लेट फी, ओके, ये लेट फीस। यानी आप किसी भुगतान को जो निर्धारित अवधि है उसको चुकाने में समर्थ नहीं हो पाए, तो अब इसके साथ में आपको क्या होगा, एक निर्धारित जो न्यूनतम राशि है वो शुल्क के रूप में और चुकानी पड़ेगी। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपके बिजली के बिल आते हैं, बिजली के बिल हर घर में आते हैं लगभग। अब हो सकता है राजस्थान में तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना दी है, कुछ फ्री यूनिट्स हमें दिए गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि चुनावी साल में कुछ फायदा मिल रहा होगा काफी लोगों को, परंतु हम ये कह सकते हैं कि जो बिजली के बिल हैं वो हमें चुकाने ही पड़ते हैं। अगर आप इन बिजली के बिलों को एक निर्धारित तारीख पे नहीं चुका पाते हैं, तो एक लेट फी आपको देनी पड़ती है। उस लेट फी का जो आधार होता है वो भी क्या होती है, मनी होती है, मनी। उस लेट फीस का जो आधार है वो भी मुद्रा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विलंब, अगर आप भुगतान करने में लेट हो गए हैं तो आपको क्या चुकानी होगी, एक न्यूनतम राशि लेट फीस के रूप में चुकानी होगी, जो कि मुद्रा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण का मतलब होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। मूल्य के हस्तांतरण से मतलब हो सकता है क्रय शक्ति, क्रय शक्ति। यानी देखो हम क्या करते हैं, वस्तुओं का मूल्य दिया हमने, और उस वस्तु के मूल्य को एक हाथ से दूसरे हाथ में देते रहते हैं। ये वस्तु, ये जो दूध थी, ये किसान के पास था या पशुपालक के पास था। किसान और पशुपालक एक ही विशेष बात होती है, ऐसे मान लीजिए पशुपालक, पशुपालक ने क्या किया, ये दूध कहाँ दिया, डेयरी में दिया, डेयरी से कहाँ चला गया, हम कह सकते हैं कंज्यूमर के पास चला गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पशुपालक ने पैसा किससे प्राप्त किया, डेयरी से प्राप्त किया, डेयरी ने कहां से प्राप्त किया, कंज्यूमर से प्राप्त किया। तो जो मूल्य था, देखिए मूल्य एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, मूल्य का हस्तांतरण हो रहा है। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रह रहा है, ठीक है, क्रय शक्ति। अब इसके अलावा कुछ कॉन्टिजेंट वर्क भी होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम आकस्मिक कार्य कह सकते हैं, आकस्मिक कार्य। और ये आकस्मिक कार्य कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है आकस्मिक कार्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आकस्मिक कार्यों की।
ये जो आकस्मिक कार्य होते हैं इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां मुद्रा को ये कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं जो आकस्मिक कार्यों में गिने जाते हैं, वो देखिएगा है साख का आधार। साख का आधार, साख का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं जैसे बैंक है, बैंक अपनी क्या करते हैं, शाखाएं बढ़ाते रहते हैं, शाखाएं बढ़ाते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं अपने ग्राहक बढ़ाना ही साख कहलाता है। इतना सा समझ लीजिएगा कि मुद्रा जो है, यहाँ साख का मतलब मुद्रा से है, साख का मतलब किससे है, मुद्रा से है। यानी हम ये कह सकते हैं बैंक जो है अपनी शाखाएं बढ़ाते हैं, उसी तरीके से व्यापारिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या करती हैं, अपनी अलग अलग अपने व्यवसाय का विस्तार करती रहती हैं। और ये व्यवसाय का विस्तार करने का जो माध्यम होता है वो भी मनी होती है, वो भी मनी होती है, पैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं वो हम ये कह सकते हैं एनआई के वितरण का आधार। सुनिए समझिए, देखो एनआई मैं नहीं समझता, आप नहीं समझते हैं। एनआई, एनआई का मतलब होता है नेशनल इनकम। ओके, ये जो मुद्रा होती है यही नेशनल इनकम के वितरण का आधार होती है। मैंने जब आपको नेशनल इनकम पढ़ाई थी और नेशनल इनकम के हमने ये देखे थे कि इसके मालूम करने की कौन कौन सी विधियां थी, तो मैंने आपको बताई थी कुछ विधियां, 3 मुख्य विधियां बताई थी। उसमें आय विधि हमने देखी थी, व्यय विधि देखी थी और कुल उत्पादन विधि देखी थी। हमने ये भी कहा था कि जो राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय आय हम ये कह सकते हैं उत्पादन के साधनों को जो पैसा दिया जाता है, उत्पादन के साधनों को जो पैसा दिया जाता है उस प्रतिफल को आप जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था W प्लस P प्लस R प्लस I बराबर NI। ओके, देखो NI कुल मिला के ये क्या बन गई थी, राष्ट्रीय आय। यानी जब आपने मजदूरी को जोड़ा, आपने किसको जोड़ा, जो प्रॉफिट है उसको जोड़ा, आपने किसको जोड़ा, जो रेंट है, जो लगान भूमि को दिया गया है उसको जोड़ा, और साथ में जो इंटरेस्ट है, जो पूंजी का प्रतिफल दिया गया था इंटरेस्ट, उसको अगर जोड़ा तो एनआई बन गई थी। अगर इस एनआई का वितरण किया जाए, बांटने का कार्य किया जाए, तो एनआई को किसमें बांटा जाएगा मेरे भैया, मुद्रा में बांटा जाएगा, मनी में बांटा जाएगा। तो राष्ट्रीय आय को बांटने का जो कार्य है वो भी किसमें किया जाता है, मुद्रा में किया जाता है। नेक्स्ट जो कार्य है वो है शोधन क्षमता। समझिएगा ये शोधन क्षमता, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, शोधन क्षमता। सुनिए समझिए क्या होता है शोधन क्षमता। देखो शोधन का मतलब होता है, इसे हम क्षमा शोधन भी कह सकते हैं, क्षमा शोधन। देखो यहाँ जितने भी भारत में बैंक है उनका कंट्रोलर कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य आरबीआई करता है, और सभी बैंकों के अकाउंट जो है इस आरबीआई के पास होते हैं। जैसे मैं एक बैंक ले लेता हूं एसबीआई, या फिर दूसरा बैंक ले लेते हैं बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये जितने भी व्यापारिक बैंक हैं इन पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई। अब आरबीआई के पास इन सभी बैंकों के अकाउंट भी होंगे। अगर मान लीजिए एसबीआई का कुछ पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में डालना है, यानी एसबीआई का कोई ग्राहक या बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई ग्राहक है जो एसबीआई पर उसने चेक पारित किया है। ठीक है, यानी एसबीआई का पैसा किसमें डालना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये जो चेक के माध्यम से एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं शोधन। शोधन, ओके, यानी बैंकों का पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में डालने की जो प्रक्रिया है उसे शोधन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये कार्य कौन करता है, आरबीआई। अब ये कार्य अगर कोई माध्यम नहीं हो तो किसके माध्यम से किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन इस कार्य के लिए माध्यम कौन बनती है, मनी बनती है, पैसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देने का साधन। यानी मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसको लेकर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम हो जाती है। अधिकतम उपभोक्ता को अगर कोई वस्तु अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकती है तो वो क्या है, मुद्रा है। एक उदाहरण यहां भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, सेकंड हैंड गाड़ी, आपने इसको सेल करने के लिए निकाल दिया मार्केट में। अगर कोई बंदा ऐसा आए, वो कहे भैया नहीं मैं तो गाड़ी तो लेऊंगा आपसे, लेकिन गाड़ी के बदले मैं आपको क्या दूंगा, गाड़ी ही दूंगा।
तो आपकी संतुष्टि घट जाएगी, आपकी संतुष्टि घट जाएगी, क्योंकि ये चीज तो पहले से आपके पास है। अब आप इसके बदले गाड़ी लेंगे तो इतनी संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी। यहां अगर गाड़ी के बदले मनी मिलती है आपको, तो मनी आपको क्या देगी, अधिकतम संतुष्टि देगी, अधिकतम संतुष्टि देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा है वो अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है उपभोक्ता को। ओके, नेक्स्ट है धन को तरलता प्रदान करना। धन को तरलता, देखो धन से मतलब हम क्या ले सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भूमि है तो वो भी क्या है, धन है। हमारे पास कोई गाड़ी है तो वो भी क्या है, धन है। हमारे पास गोल्ड है तो वो भी क्या है, धन है। या ऐसी और कोई संपत्ति हो आपके पास, वो क्या है, सभी आपका धन है। लेकिन ये लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है। संपत्ति कह सकते हैं इसे आप, लेकिन मुद्रा नहीं कह सकते। ओके, तो धन को अगर तरल लिक्विड रूप में अगर कोई प्रदान करने की किसी में शक्ति है, लिक्विड रूप, तो वो किसमें है, मनी में, लिक्विड। ये सभी मानते हैं आपकी संपत्ति तो है, लेकिन इसमें लिक्विडता नहीं है। आप जैसे चाहें इसे खर्च नहीं कर सकते, आप जैसे चाहें इनसे वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिससे आप, हम कहें, जैसे चाहे वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, तो धन को तरलता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मनी करती है। तो ये भी क्या है, मुद्रा का एक कॉन्टिजेंट फंक्शन है, या कह सकते हैं आकस्मिक कार्य है। उसी की तरीके से हम कह सकते हैं पूंजी की गतिशीलता में सहायक। समझने का प्रयास कीजिएगा, पूंजी की गतिशीलता में सहायक। तो ये जो पूंजी की गतिशीलता होती है, ये क्या होती है, देखो हमने कहा आपके पास पैसा है, मनी है, पैसा। ये जो पैसा है इसको गतिशील बनाने का कार्य कौन करेगा, मनी करती है, मनी। आपने देखा है जो नोट होते हैं 100 रुपए के, मान लीजिए 200 के, मान लीजिए जितने भी गवर्नमेंट ने नोट निकाल रखे हैं, वो एक व्यक्ति के पास कभी भी बन के नहीं रहता, वो रेगुलर चलता रहता है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। यानी इसमें क्या रहता है, गतिशीलता बनी रहती है। और इस गतिशीलता बनाए रखने का कार्य कौन करती है, मनी, मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है इच्छा की वाहक। यानी कंज्यूमर्स की जो इच्छाएं होती हैं, हम कह सकते हैं उपभोक्ताओं की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, इनको पूरा करने का कार्य कौन करता है, मनी करती है, पैसा करता है, पैसा करता है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, इच्छाएं हैं, तो क्या आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं बिना पैसे के, इम्पॉसिबल। जो भी आपको काम करना होगा पैसे से ही करना होगा। और आप तो सारा जानते हैं, इकोनॉमिक्स के कोई भी फंक्शन, हम कह सकते हैं कोई भी जो बिंदु है वो कठिन नहीं होते हैं, क्योंकि जितना भी काम है वो डिपेंड करता है मनी पर, और मनी के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। जितना भी अर्थव्यवस्था है वो मनी के चारों तरफ घूम रही है। तो यहाँ कुछ मुद्रा के कार्य हमने देखे हैं, जिनको हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा है, प्राथमिक, द्वितीयक और आकस्मिक। एक एक कार्य को हमने पढ़ लिया है। यहाँ कई बार क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ लेते हैं, यहाँ ये कार्य आपको देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से प्रारंभिक कार्य कौन सा है, कौन सा नहीं है, द्वितीय कार्य इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो आपको सभी कार्य याद रखने हैं। अब इसके साथ में हम एक टॉपिक और लेते हैं, वो कौन सा है, मुद्रा के अन्य रूप। देखिए हमने मुद्रा के रूप पढ़े थे, मुद्रा के टाइप पढ़े थे हमने, उन टाइप्स में से कुछ और टाइप्स भी हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो क्या होता है कि मुद्रा के, हम कह सकते हैं मांग और पूर्ति के अनुसार इसके कुछ अन्य रूप बना दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति को लेकर भी कुछ रूप बना दिए गए हैं। वो कौन कौन से रूप हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा समझने का प्रयास कीजिएगा। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है, देखो इस दुर्लभ मुद्रा को आप हार्ड करेंसी कह सकते हैं। हार्ड करेंसी, ये क्या होती है हार्ड करेंसी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, दुर्लभ है, यानी बहुत कम रहती है इस मुद्रा की। हम ये कहें कि जिस मुद्रा की डिमांड तो क्या हो, ज्यादा हो, और सप्लाई कम हो, सप्लाई कम हो, सप्लाई कम हो। डिमांड तो क्या हो, अधिक हो, डिमांड तो अधिक हो और सप्लाई क्या हो, कम हो। तो ऐसी मुद्रा क्या कही जाएगी फ्रेंड्स, दुर्लभ मुद्रा कही जाएगी। यानी जिस मुद्रा की मांग अधिक है और सप्लाई कम है, तो हम कह सकते हैं ऐसी मुद्रा मार्केट में कम अवेलेबल रहेगी। ऐसी मुद्रा की जो हम कह सकते हैं विनिमय दर है वो भी ऊपर रहेगी।
तो नॉर्मल रूप से हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं डॉलर का, उदाहरण दे सकते हैं डॉलर। तो डॉलर क्या है, अपने आप में हार्ड करेंसी है, दुर्लभ मुद्रा है। नेक्स्ट है सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, समझने का प्रयास कीजिएगा, सॉफ्ट है। इसका बिल्कुल अपोजिट कर लीजिए, दुर्लभ जो है, हार्ड जो है, उसका अपोजिट कर लो तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। हम कह सकते हैं जिस मुद्रा की, यहां ये कहते हैं बेटा कि इसको, कि जिस मुद्रा की मांग तो क्या हो, कम हो, और सप्लाई क्या हो, अधिक हो। सप्लाई क्या हो, अधिक हो, अधिक। जिस मुद्रा की मांग तो कम हो और सप्लाई अधिक हो, ऐसी मुद्रा क्या कहलाएगी, सुलभ मुद्रा कहलाएगी। सुलभ यानी ये इसकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है, ये आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसी मुद्रा सॉफ्ट करेंसी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है हॉट मनी, हॉट, और हॉट का मतलब होता है गर्म, हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। यहां जलने से मतलब यही है कि ये जो सॉफ्ट हॉट करेंसी होती है, ये बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, बहुत जल्दी ही ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जहां इस मुद्रा को प्रॉफिट नजर आता है, जहां इस मुद्रा को प्रॉफिट नजर आता है, ये मुद्रा वहीं चली जाती है। इसमें ट्रांसफर का जो गुण होता है बहुत अधिक पाया जाता है। जहां इसको प्रॉफिट मिलेगा वहीं ये मुद्रा ट्रांसफर हो जाएगी, वहीं ये मुद्रा चली जाएगी। तो ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन का गुण अधिक पाया जाता है, पलायन, 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 पलायन का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर, ओके। जिस मुद्रा में ट्रांसफर होने का, पलायन का गुण अधिक पाया जाता है, वो मुद्रा हॉट करेंसी के नाम से जानी जाती है। हॉट का मतलब यही होता है कि ये जल्दी सी ही कन्वर्ट हो जाती है, जल्दी सी ही ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी मुद्रा कौन सी मुद्रा, हॉट मुद्रा। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक करेंसी, समझने का प्रयास कीजिएगा, प्लास्टिक, ओके। देखो बैंकिंग का समय है, जितने भी आजकल काम हो रहे हैं किसके माध्यम से हो रहे हैं, बैंकों के माध्यम से हो रहे हैं। अब बैंकों ने क्या किया है, वर्तमान में मुद्रा के अलग अलग रूप जारी कर दिए हैं बैंकों ने। आपने देखा एटीएम, एटीएम, आप पैसा पॉकेट में नहीं रखते परंतु एटीएम रखते हैं, तो एटीएम से जहां चाहो वहां से आप पैसा निकलवा लेते हैं। तो एटीएम क्या है, अपने आप में हम कह सकते हैं प्लास्टिक करेंसी का एक रूप है। एटीएम प्लास्टिक करेंसी का एक रूप है। उसी तरीके से हम बात करते हैं, देखिएगा एटीएम के अलावा आप, हम कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसी तरीके से आपने देखा डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, दिस प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी, ओके। आप जहां चाहें, आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड सुविधा ले रखी है, तो आप जहां चाहें, जहां ये सुविधा हो एटीएम वगैरह की, वहां से आप इस एटीएम की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, मनी निकाल सकते हैं। तो ऐसी मुद्रा जो बैंकों द्वारा जारी की गई है, किस रूप में, हम कह सकते हैं एक प्लास्टिक चिप के रूप में, वो क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है। अब आता है सस्ती मुद्रा, चीप करेंसी। ये सस्ती मुद्रा क्या होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखो जब क्या होता है कि सरकार के पास संपत्तियां हैं, सरकार के पास कोई संपत्ति है सरकार की, सरकार क्या करती है, इस संपत्ति से सरकार को अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो सरकार इस संपत्ति के क्या निकाल देती है, शेयर निकाल देती है, शेयर। सरकार इस संपत्ति के बॉन्ड निकाल देती है, बॉन्ड, शेयर निकाल देती है, बॉन्ड निकाल देती है। और सरकार इन बॉन्ड्स के माध्यम से जो पैसा प्राप्त करती है वो तो क्या है, हम ये कह सकते हैं महंगी मुद्रा। इन बॉन्ड के माध्यम से सरकार को जो पैसा प्राप्त हो रहा है जनता के द्वारा, वो तो क्या है, महंगी मुद्रा। अब सरकार क्या करे, इन बॉन्ड्स के लिए सरकार एक निर्धारित अवधि देती है कि इन बॉन्ड्स की जो अवधि है, मैच्योरिटी जो टाइम है, वो मान लीजिए 1 ईयर का है, 1 ईयर का। परंतु कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इस मैच्योरिटी अवधि को पूर्ण होने से पहले ही क्या करती है, वापस जनता से ये बॉन्ड्स खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। और परचेज करने के बदले जो पैसा मार्केट में जा रहा है, जो पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है, वही क्या है, सस्ती मुद्रा है, सस्ती मुद्रा है। समझने का प्रयास कीजिएगा, सरकार ने जो बॉन्ड्स जारी किए, उस बॉन्ड्स की वजह से सरकार के पास जो पैसा आ रहा है जनता से, सरकार जनता से जो पैसा ले रही है, वो तो क्या है, महंगी मुद्रा। और इन बॉन्ड्स को परिपक्वता अवधि, हम कह सकते हैं मैच्योरिटी टाइम पूर्ण होने से पहले ही अगर सरकार वापस खरीद लेती है,
और खरीदने की वजह से जो पैसा सरकार से जनता की तरफ जा रहा है वो क्या है, सस्ती मुद्रा। ठीक है, तो यहां हमने महंगी और सस्ती दोनों को स्पष्ट कर लिया है, चीप करेंसी और डेयर करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है आंतरिक मुद्रा। आंतरिक मुद्रा, जैसा कि इसकी टर्म्स तो काफी हम कह सकते हैं सरल है, आंतरिक मुद्रा की समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं, ठीक है, एक कंपनी तो एक्स है, दूसरी कंपनी वाई है, वाई। ये दोनों कंपनियां क्या करें, अगर अपने इनके आपसी कोई लेन देन है, आपसी कोई इनका लेन देन है, उस लेन देन को पूरा करने के लिए अगर ये किसी मुद्रा का सहारा लेती हैं, ऐसी कोई मुद्रा जिसको ये दोनों कंपनियां, दोनों निजी कंपनियां, दोनों प्राइवेट कंपनियां अपने आपसी लेन देन को पूरा करने के लिए जिस मुद्रा का ये प्रयोग करती हैं वो इंटरनल करेंसी है। वो क्या है, इंटरनल करेंसी है। तो ये मुद्रा के कुछ रूप थे दोस्तों, बिल्कुल इजी है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये सभी नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, बशर्ते आप इसको समझने का प्रयास करें। देखो मैं ये कहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स में शब्दों को समझ लेते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं, तो आपका काफी मैटर अपने आप हल हो जाता है। तो ये कुछ हमने देखे मुद्रा के कार्य और साथ में हमने देखे मुद्रा के कुछ अन्य रूप। रेगुलर हमारे वीडियो देखें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और हम कहें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त करें। बी कंटिन्यू, बी हैप्पी एंड थैंक यू।